हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर अपने इलेक्शंस को लेके आ गया हूँ। इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। 1 जून को ख़त्म हुए थे। 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे उनके इलेक्शंस के। अब किस पार्टी को कितना बहुमत मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो अभी ईवीएम में कैद है। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस इलेक्शंस के बारे में। ये इलेक्शंस जो है बहुत कैलकुलेटेड इलेक्शंस था। कैलकुलेटेड इलेक्शंस ऐसे और बहुत प्लान्ड बेसिस से तैयार किया गया था। अभी अगर आप देखो तो पहले और दूसरे चरण में, पहले चरण की 102 सीट और 88 सीट दूसरे चरण की, इसमें मैक्सिमम इलेक्शन कहाँ हुआ? साउदर्न रीजन में हुआ, जिसमें तेलंगाना था, आंध्रा था, कुछ पार्ट कर्नाटका का भी आया, कुछ केरला का भी आया। तो ये पहले 2 चरण के इलेक्शंस में अगर आप देखो तो बिल्कुल मुद्दों के ऊपर ही इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस का जहां टर्न हुआ आके वो था थर्ड फेज हमारा। थर्ड फेज में मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, जो इनहेरेंट टैक्सेस है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लगने वाली बात हुई। फिर तमाम तरह के प्रचार हुए। जहां अब आप देखिए कि जहां जो है बीजेपी को सीटें कम आती थीं या नहीं आती थीं, किन्हीं स्टेट्स में तो बीजेपी नील हुआ करती थी। 2014-2019 में भी मैंने देखा है। उनके इलेक्शंस फर्स्ट और सेकंड फेज में हो गए थे। तो ये लोगों को कहना, एग्जिट पोल जो दे रही है एजेंसीज, वो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं और उनकी कैलकुलेशन अपनी कैलकुलेशंस होती है। वो इसी उसमें लगे हुए हैं 89 से। हमारे यहाँ जो पहले, मुझे लगता है कि पहले जो चालू हुए थे एग्जिट पोल, वो एग्जिट पोल चालू हुए थे प्रणब रॉय करके थे। प्रणब रॉय ने किसी बाहर के आदमी के साथ मिलके पहली बार ये किया था पोल सर्वे, एग्जिट पोल आए थे। उसके बाद काफ़ी लोग आए इस फील्ड में। आज की डेट में 19-20 एजेंसीज हैं जो ये सब काम करती हैं एग्जिट पोल का। लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से अगर देखो, एग्जिट पोल वालों ने, या पहले जो मीडिया कहता था, एग्जिट पोल तो अभी आ चुके हैं खैर, और किसी भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को या एनडीए गठबंधन को फिर से सत्ता में आने के लिए सीटें दे रहे हैं। करीब 371-372 के आसपास है अगर मिनिमम देखा जाए तो उनका ऐसा ही कुछ है। एवरेज में मुझे लगता है कि 372, 73 या 74 के आसपास सीटें आएंगी, ऐसा उन्होंने दिखाया है अपने में। 401 तक भी पहुंचे हैं। कुछ लोग 400 की बात भी कर रहे हैं, कुछ लोग 422 की भी बात कर रहे हैं, कुछ लोग 415 की भी बात कर रहे हैं। तो पहली चीज ये थी, जो भ्रामक परिस्थितियां पैदा करी गई थी तथाकथित सो कॉल्ड पत्रकारों द्वारा, जो या तो मोदी के अगेंस्ट में है, या वो वामपंथी है, या वो कहीं ना कहीं से फंडेड पत्रकार हैं। हमारे यहाँ फंडेड पत्रकार बहुत चल रहे हैं इस समय, ठीक है ना। एक ग्रुप है इनका, अलग है इनका ग्रुप। अब कौन फंड ले रहा है, कौन फंड नहीं ले रहा है, कौन किसके लालच में क्या कर रहा है, लेकिन मोदी विरोधी जो मुझे दिख रहे हैं पत्रकार, उनमें गिने चुने पत्रकार हैं। रवीश जी हैं, अंजुम है, उसमें एक प्रसून वाजपेयी हैं, उसमें एक योगेंद्र यादव भी हैं, एक उसमें जो है आपके ये भी हैं, क्या कहते हैं, अरे मैं नाम भूल रहा हूँ, जो भी
XYZ नाम ध्यान आएगा तो बताऊंगा। 4-5-6 पत्रकार ऐसे हैं जो ये नैरेटिव गढ़ते हैं कि साहब बीजेपी को 242 सीटें भी आ रही हैं, 264 सीटें आ रही हैं। योगेंद्र यादव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन योगेंद्र यादव जी ये भूल जाते हैं कि जो भी इलेक्शंस हैं वो किन्हीं मुद्दों पे लड़े जाते हैं, और इलेक्शंस में अगर किसी की सीटें कम हो रही हैं तो किसी की सीटें बढ़ रही हैं, किस चीज़ पे आधारित होता है? वो इस चीज़ पे आधारित होता है या तो एनटीएम इनकम्पेंसी हो गवर्नमेंट में, मतलब मोदी अच्छा शासन, एनडीए गवर्नमेंट अच्छा शासन नहीं चला रही हो, गुस्सा है, मैं ये मानता हूँ गुस्सा है लोगों के अंदर, महंगाई के ऊपर भी है, बेरोजगारी के ऊपर भी है, गुस्सा है, लेकिन विपक्ष के पास उस गुस्से का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए विपक्ष कहीं खड़ा नहीं हो पा रहा। ऐसा नहीं है कि विरोध करने के लिए मुद्दे नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या अभी ये आ गई है, आन खड़ी हुई है कि वो एनडीए के अगेंस्ट में चुने तो किसे चुने। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी हुआ करती थी, बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे किन्हीं कारणों के चलते हुए भ्रष्टाचार में फंस गए, ये हो गए, क्रेडिबिलिटी अपनी खो दी। और अभी जो है उसके तथाकथित लीडर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि राजीव कैसे भी हमारा राहुल गांधी लॉन्च हो जाए और बस ये हो जाए। तो ये जनता में नैरेटिव्स नहीं चलते, लेकिन फिर भी नैरेटिव्स मानने की कोशिश की। साहब मतदान कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 4% कम हो गया, 6% कम हो गया, 3% कम हो गया। तो चुनाव आयोग के ऊपर भी उंगली उठाई कि डेटा जो है इलेक्शंस के रिलीज बाद में किए गए, तमाम चीज़ें हुई। तो अब हमें एक चीज़ ये बताइए कि इस बार जो इलेक्शंस का टोटल टर्न आउट हुआ है वो 65.68% है, और पिछले बार जो हुआ था वो 67.33% था। अगर इसमें से मैं माइनस और प्लस करूं तो ये 2.35 के आसपास कम ज़्यादा है। 2.5 आप मान लीजिए परसेंट कम है, तो 2.5 ऐसे कौन सी इनकम्बेंसी होती है कि जो गवर्नमेंट उस पर गिर जाए? नंबर एक। नंबर दूसरा ये है कि ये सभी लोगों को मालूम था कि बीजेपी ने मैक्सिमम जो है अपना आउटपुट ले लिया है नॉर्दर्न रीजन से, वेस्टर्न रीजन से और कुछ पूर्वांचल से, लेकिन साउथ में तो बीजेपी कहीं थी नहीं, एनडीए कहीं थी भी नहीं, एनडीए का कोई गठबंधन भी नहीं बहुत अच्छा था। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो सीटें होती हैं हमारे हिसाब से, अगर नॉर्दर्न रीजन की मैं बात करूं जिसमें यूपी, यूके, दिल्ली, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश वगैरह 13 स्टेट्स आते हैं। इसी में मैंने एक और जोड़ लिया था स्टेट, वो स्टेट जोड़ लिया था इसमें आपका ये क्या कहते हैं, गुजरात, राइट। तो ये मिला के 26 स्टेट्स होते हैं जिसमें 219 सीट्स होती हैं टोटल। यहाँ मुझे नहीं लगता बीजेपी को बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है या बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि अभी जो है थोड़ा सा परिस्थिति बदली है, बिहार की बदली है, आप एमपी में तो कुछ कह नहीं सकते, राजस्थान की थोड़ी सी बदली है, हिमाचल में एक आध सीट जा सकती है, यूपी में थोड़ी सी बदली है, गठबंधन है तो
बहुत सीटें जाएंगी तो 11-12 सीटें जाएंगी यहाँ से। बाकी का मुझे बहुत बड़ा ड्रास्टिक कोई चेंज होता नज़र आ नहीं रहा। पहली चीज़, बिहार की बात लो, झारखंड की बात लो, असम की बात लो, वेस्ट बंगाल की बात लो, उड़ीसा की बात लो, ये ईस्टर्न स्टेट में मानता हूँ इसमें 131 सीटें हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा अंतर पड़ेगा तेजस्वी यादव का तो 5 सीट का। पिछले बार 0 आई थी, अब की बार 5 सीट आ जाएगी। अब कांग्रेस की स्थिति ये है, कांग्रेस गठबंधन कर लिया है, इसलिए हो सकती है 2-3 सीट आ जाए, लेकिन वो तो 0 पे थी। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ 8 सीट अगर कम हो जाती हैं और भी। आसाम में कितनी 12 सीटें थी पिछले बार, अब की बार भी 12 आ रही हैं। झारखंड में पिछले बार 13 थी, अब की बार भी 13 आ रही हैं। बिहार में 8 सीटें कम हो रही। उड़ीसा में सीटें बढ़ रही हैं। अब की बार उड़ीसा, पंजाब और आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, ये देखिएगा, ये अलग चीज़ें दिखाएंगे आपको। जब रिजल्ट्स ओपन होंगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो गए। यहाँ बीजेपी की परसेंटेज बढ़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, सीटें भी बढ़ रही हैं। हर स्टेट में जो है अपना खाता खोलने की स्थिति में है इस समय बीजेपी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सीटें उत्तर से कम होंगी और पूर्वांचल में कम होंगी, उत्तर और पूर्व पश्चिम, और महाराष्ट्र को भी इंक्लूड मैं कर लूँगा। अगर इधर दक्षिण में ना करूँ इंक्लूड, मैं दक्षिण में मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा सीटों का अंतर पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि करीब 16 से 17 सीटों का अंतर पड़ सकता है। तो अगर पूरे में देखो, हम ये देखें 17, 8, 25 और यूपी मिला के जो है टोटल जो है 14-15 सीट और मान लो आप, तो 40 सीटों का जो अंतर पड़ रहा है मोटा मोटी, वो 40 सीटें आपकी जो है बढ़ रही है दक्षिण में, पंजाब में, इन जगहों पे बढ़ रही है। दूसरा चीज़ ये है, इस इलेक्शन से एक चीज़ निकल के और आएगी कि अभी मोदी ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें कहा था कि 180 दिन के अंदर राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल आने वाले हैं। तो उस भूचाल का इंतज़ार करिए, विपक्षी लोग उस भूचाल के लिए तैयार रहें। क्या भूचाल आने वाले हैं? भूचाल 2-3 हो सकते हैं, 5 जो एजेंडे हैं उनके उस पर हो सकते हैं। एक तो ये जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं ये जेल जा सकते हैं। दूसरा भूचाल ये हो सकता है कि समान आचार संहिता, समान जो है वो सिविल कोड लागू हो जाए। तीसरा ये हो सकता है कि वन इलेक्शन बन, ये हो सकता है विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं। ये इस पे भी सहमत बनाई जा सकती है। सीएए पे भी सहमत बनाई जा सकती है। पीओके के ऊपर जो है को अपनी तरफ मिलाने की बात भी हो सकती है। तो क्या अब ड्रास्टिक चेंज होंगे वो तो मोदी के मन में है, उनको कोई पढ़ भी नहीं पाएगा और कोई जान भी नहीं पाएगा, इसलिए वो तो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। लेकिन कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को, एनडीए को विशेषकर, कोई घाटा होने वाला है इस इलेक्शंस में। और इस इलेक्शंस में मैं एक चीज़ और मान के चलता हूँ कि बीजेपी की अपने दम पे उस समय सीटें आई थी 303 और इस समय सीटें आ रही हैं लगभग 338 के आसपास, 338। तमिलनाडु में सीटें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि वहाँ चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हो गए। उड़ीसा में
बीजेपी जनता दल की पोजीशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है, इसलिए वहाँ सीटें बढ़ रही हैं। पश्चिम बंगाल ड्रास्टिक चेंज होने वाला है। मुझे लगता है कि ममता दीदी अगर 17-18 पे ना निपट जाए तो बहुत है, मतलब 17-18 सीटें ही आ रही हैं, बहुत आएंगी तो 18 तक आ जाएंगी, बाकी बीजेपी आ रही है। तो अब मैं अपना बताता हूँ गणित जो इन लोगों ने बताया है। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो बीजेपी को जो नॉर्थ साइड के स्टेट हैं, और इसमें एक मैंने वेस्ट का भी इंक्लूड कर लिया है, गुजरात, इसकी मिला के 219 सीटें होती हैं। इसमें बीजेपी को मात्र 32 सीटें का 32 सीट अगर हटा दी जाए दूसरी पार्टियों को ही मिलेंगी। 187 बीजेपी ला रही है, और इसमें बीजेपी के साथ आरएलडी है, कुछ वो है, सोहेल देव है, ये सब पार्टी हैं, और वो है गीतम मांझी है, जेडीयू वो बिहार में आते हैं। अब ईस्टर्न स्टेट की बात करूं मैं तो ईस्टर्न स्टेट में बिहार, झारखंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये मिला के 131 सीटें होती हैं। इसमें उसकी सीटें आ रही हैं 92, और अन्य लोगों को जो सीटें मिल रही हैं वो मिल रही हैं, मैंने लगा लिया है कि 18 मिलेंगी टीएमसी को वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में 10 मिलेंगी बीजू जनता दल को, बहुत ज़्यादा मिलेंगी तो, झारखंड में 1 मिलेगी सोरेन को, और 3 मिलेंगी बिहार में कांग्रेस को मिल सकती हैं, और 5 मिलेंगी आरडीजे को। तो ये टोटल सीटें अगर आप निकाल दो तो ये सीटें आपकी होती हैं करीब 39। तो 92 ये, 187 वो। अब आइए आप आंध्र प्रदेश वगैरह में, दक्षिण रीजन में हम घुसते हैं। दक्षिण रीजन में आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है। इसमें मैंने महाराष्ट्र गोवा को इंक्लूड कर लिया। तो ये सब सीटें मिलके होती हैं 179, जिसमें एनडीए को 82 सीट्स मिलने की पूरी संभावना है। इसमें हालांकि आप ये कह सकते हो 96 सीट्स दूसरे लोगों को मिल रही हैं, और मुझे लगता है कि 96 ये जो है 94 इंडी गठबंधन में जाएंगी, और 2 AIMDM के उसने साथ किया नहीं है कांग्रेस के साथ, तो वो रहेगी अपना। अब नॉर्दर्न स्टेट की अगर आप बात कर लो तो नॉर्दर्न स्टेट में आती हैं 7 सीटें, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये मिला के 7 सीटें। तो इस 7 सीटों में 5 सीटें एनडीए को आ रही हैं। अब यूनियन टेरिटरीज की बात मैं कर लूँ, मैंने दिल्ली को चूंकि उधर जोड़ दिया था, चंडीगढ़ को उधर जोड़ दिया था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख को उधर जोड़ दिया था, तो 4 तो मैं उधर जोड़ चुका हूँ पहले ही। अब आपका जो है अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, दमनदीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये मिला के 6 सीटें होती हैं। 6 सीटों में 5 सीटें इसमें आएंगी। तो अगर ये सारा कैलकुलेट आप कर लो तो मिनिमम सीटें 371 मेरे हिसाब से आ रही हैं। वैसे मेरा जो अंदाज है ये मिनिमम है मेरा, इससे कम बीजेपी की होंगी नहीं, एनडीए गठबंधन की, ये तो मैं श्योर हूँ। लेकिन मेरा जो है शुरू से मैं जो कहता आ रहा हूँ वो कहता आ रहा हूँ 384 ±5, मतलब या तो 389 हो सकती हैं या 379 हो सकती हैं। लेकिन जो लास्ट फिगर मैंने निकाला है अभी बैठ के,
वो 371 का निकाला है। और कांग्रेस के लिए जो लास्ट फिगर मैंने निकाला है, लोग कह रहे हैं 60 सीटें तक आ जाएंगी, 70 सीटें आ जाएंगी। नहीं, ये सब गलत है। 53 सीट्स। कांग्रेस विल गेट ओनली 53 सीट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। मैं क्योंकि फील्ड में गया नहीं हूँ, मैं कोई पत्रकार हूँ नहीं, मैं कोई गणित जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि नैरेटिव्स कैसे गढ़ते हैं लोग और कैसे लोग बात करते हैं। पत्रकार दो धड़ों में बटे हुए हैं इस समय, इसलिए मैं पत्रकारिता के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता आजकल। इसीलिए मैं ये सब दे रहा हूँ आपको। और टोटल अगर मैं मिला दूँ, एनडी गठबंधन, इंडी जिसे INDIA इंडिया भी कहते हैं, इंडी भी कहते हैं, इसको मिल रही हैं 141 सीटें, मात्र 141 सीटें। और अन्य को जो ममता दीदी TMC है, YSR है, उधर AIMDMK है, बीजू जनता दल है, ये सारे अगर मिला दिए जाए तो 30 सीटों के लगभग इनको आ रही हैं। तो अदर्स में 30 मानता हूँ, कांग्रेस में 53 मानता हूँ, और पूरे इंडी गठबंधन को मैं 141 सीटों के आसपास मानता हूँ। और NDA BJP प्लस अदर्स मतलब NDA को मैं 371 सीटें दे रहा हूँ अपने इस एग्जिट पोल में। वैसे जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आते जाएंगे, आप लोगों को उसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं तो 389 379 इसके बीच में सीट आने वाली हैं। तो ये मैंने अपना थोड़ा सा गणित आपको बता दिया है। कल वोट खुलेंगे, कल से मालूम पड़ने लगेगा। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब देखने के लिए। और ये मेरा ओपिनियन पोल था, इसलिए मैंने कहा आप लोगों के साथ में साझा कर लूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।